स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना 2 बजे एक इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट लेकर हमारी टीम आती है। तो 2 बजे हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो 2 बजे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और उसी में पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ट्यूसडे के दिन पढ़ाया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे द्वारा लिया जाता है हर ट्यूसडे को। तो हमने और भी लास्ट वीक्स में जो है वीडियोस कवर किए थे, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा, रोबोटिक्स के बारे में हमने काफ़ी बात करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा भी और भी कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं उस पर मैंने बहुत डिटेल में बात की हुई थी। तो उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात करें, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है मैंने, जिसको कहा जाता है DRDO। DRDO इंडिया की एक प्रीमियम एजेंसी है, जिसको स्टैब्लिश 1958 में किया गया और इससे एसोसिएटेड रहे हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम ने इसके अंदर और स्ट्रेंथन किया, इंडिया को मिसाइल पावर बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जी सतीश रेड्डी इसकी कमान संभाल रहे हैं। तो सारी चीज़ें आज समझेंगे DRDO के बारे में, और जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। मेंस राइटिंग में किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? DRDO। और ये एक प्रीमियर एजेंसी है इंडिया की, इसको भी समझेंगे। प्रीमियर एजेंसी का मतलब क्या होता है, इसको यो क्यों कहा जाता है, और जो इसके बेसिकली DRDO भवन कहाँ पर है, DRDO को स्टैब्लिश कब किया गया था, इसका एक बहुत ही फेमस प्लान है जिसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप UPSC और स्टेट PSC के कोर्स साथ में अवेल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। 11,999 में आप UPSC और MPPSC या कोई भी स्टेट PSC का कोर्स अवेल कर सकते हैं, और कोड यूज़ करना है आपको MN स्टेट। तो MN स्टेट करके आप जो है कैपिटल में टाइप करेंगे तो ये कोर्स आपको 11,999 का मिलेगा, और वहीं पर स्टेट PSC का कोर्स आपको 4,999 में अवेल हो जाएगा। तो आप स्टेट PSC या कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो दोनों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टिल द 15th ऑफ दिस मंथ। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो क्या है DRDO के बारे में। तो DRDO के जो चेयरमैन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी है। तो सतीश रेड्डी जी जो है वर्तमान में DRDO की कमान संभालते हैं। कब इसको स्टैब्लिश किया गया है? तो 1958 में ये एक प्रीमियर एजेंसी के तौर पर बनाया गया। अब देखा जाए तो यहां से सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि भाई प्रीमियर एजेंसी का मतलब क्या होता है। तो प्रीमियर एजेंसी इसलिए कहा जाता है इसको, ये एक ऐसा संगठन है जैसे आपने कई चीजों के प्रीमियम जो है सब्सक्रिप्शंस लिए हों, जैसे कि हॉटस्टार। तो हॉटस्टार का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अलग होता है, एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अलग होता है। इसके अलावा कई तरह के प्रीमियर, जैसे यूट्यूब का प्रीमियर लिया जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये प्रीमियर वर्ड जो होता है या प्रीमियम वर्ड जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? कमर्शियलाइजेशन से। कमर्शियलाइजेशन का मतलब कि भाई इससे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये केवल हमारे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाता है ऐसा नहीं है, ये कई तरह की जो है अपनी जो भी चीज़ें बनाता है उसको एक्सपोर्ट भी करता है, उसको इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं। जैसे DRDO का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका रेलवे। रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में आज यूज़ होते हैं बायो टॉयलेट्स। तो बायो टॉयलेट्स में क्या यूज़ होता है? तो एक फंगस यूज़ होता है जो कि पूरा का पूरा वेस्ट को एलिमिनेट कर देता है। तो वो जो आपका बायो टॉयलेट्स के अंदर जो फंगस प्रोवाइड करता है वो DRDO रेलवेज को प्रोवाइड करता है। तो आज की डेट में रेलवेज में आपको दिखेगा कि जो स्टेशंस पे वेस्ट पहले जो है ड्रॉप आउट होता था वो बंद हो गया है। अब फंगस के कारण वो फंगस जो है उसको पूरा का पूरा डिकम्पोज कर देता है। तो ये चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड DRDO रेलवेज को कर रहा है। तो रेलवेज जो है कुछ ना कुछ पैसा देता होगा DRDO को। तो DRDO जो है कमर्शियलाइजेशन है, अपनी कई चीजें छोटे छोटे देशों को बेचता है। अभी आपने रिसेंटली सुना था कि जो कोविड की एक मेडिसिन थी जो DRDO ने डेवलप की थी,
तो वो क्या है, वो मार्केट में अवेलेबल हो रही है। तो ये जो है एक प्रीमियर एजेंसी है। इंडिया में दो ही ऐसे सेक्टर हैं जिसपे पूरा का पूरा जो बोला जाए, जिसमें कोई भी तरह का प्राइवेटाइजेशन नहीं है या पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास उसके शेयर्स हैं। एक है न्यूक्लियर पावर और दूसरा है रेलवेज। ये दोनों चीजें छोड़कर आप डिफेंस की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें, कोई भी दूसरे सेक्टर की बात कर लें, तो वहां पर आपको दिखेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स भी वहां पर जंप कर रहे हैं। लेकिन ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें डीआरडीओ नहीं है। मतलब डिफेंस जो है हमारे यहाँ पूरा गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ये कमर्शलाइज हो चुका है, तो इसलिए इसको प्रीमियर एजेंसी कहा जाएगा। कब स्टैब्लिश किया गया? तो 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। तो ये डीआरडीओ भवन जो है कहां पे आ जाता है? न्यू दिल्ली में। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ? 1958 में। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ये किसको कौन मैनेज करता है आज की डेट में, तो मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो संभालते हैं वो है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के अंडर ये डिपार्टमेंट अभी वर्क करता है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस क्या है, अनुप्रयोग क्या है? तो डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। देखिए इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य विज्ञानम, कि भाई जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसी में क्या है? स्ट्रेंथ है। तो ये इसका आपको मोटो भी पता होना चाहिए, या फिर इसकी टैगलाइन क्या है। इसके अलावा एप्लीकेशन क्या है? तो हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी को डेवलपमेंट करना, मतलब हमारा जो देश है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट रहे, हमारे पास अच्छे से इक्विपमेंट्स हों, जो हम लोग आज की डेट में जैसे राफेल है तो फ्रांस से खरीद रहे हैं, तो उस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डेवलप हो। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो ये दिन ब दिन जो है अपने में बेहतरी कर रहा है, अपने अंदर एनहांसमेंट ला रहा है, ताकि इंडिया के अंदर ही इस तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए। और साथ साथ जो छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका के, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के, उस जगह पर जो है बहुत सारी डिमांड डीआरडीओ की तरफ से, तो ये हमारी इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। इसलिए मैंने बताया ये प्रीमियर एजेंसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देयर आर करंटली 52 लेबोरेटरीज। इसकी 52 जो है प्रयोगशालाएं हैं जहां पर अलग अलग चीजें बनती हैं। कहीं ड्रोन्स बनते हैं, कहीं मिसाइल्स बनती है, कहीं पर जो है आपके रडार्स का डेवलपमेंट होता है। तो हर तरीके की इनकी यूनिट्स हैं जहां पर ये डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो ये जो है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, आज की डेट में तो ये किसके अंदर आ जाता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंदर आ जाता है। लेकिन जब एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग 1958 में रक्षा मंत्रालय नहीं किया गया था। तो इसमें जो है आपको भारतीय सेना का तकनीकी विकास प्रतिष्ठान हुआ करता था, मतलब जो टेक्निकल डेवलपमेंट, जिसको TDE कहा जाता है इंडियन आर्मी का, वो इसमें इन्वॉल्व था। इसके अलावा जो DSO कहलाता था, DSO का मतलब डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो है यहां पर DTDP डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, इन सारी चीजों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? DRDO बनाया गया। तो DRDO जो है ये अलग अलग एजेंसीज का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या आ जाएगा? तो TDE, DTDP और DSO। तो इसमें TDE का मतलब क्या है? तो टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल एस्टैब्लिशमेंट डेवलपमेंट था उसको जोड़ा गया। फिर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को जोड़ा गया, और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा विज्ञान संगठन, भारतीय सेना का तकनीकी विकास जो आपका प्रतिष्ठान है, और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, इनको मर्ज करके आपका DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर R&D का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी पोस्ट DRDO जो है साल ब साल निकालता है, जिसमें अलग अलग जूनियर साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है रिक्रूटमेंट्स होते हैं। तो 52 लेबोरेटरीज वर्क कर रही हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट्स को ही कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? DRDO बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो DRDOs की जो मेन लेबोरेटरीज हैं उन पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ये है हमारा पंजाब। तो पंजाब के अंदर वैसे तो एक सिंगल ही यूनिट है जिसको आप चंडीगढ़ कहते हैं। तो चंडीगढ़ आपको दिखेगा,
ये चंडीगढ़ में क्या है, तो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई आपका एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम निशाने पर जो चीजें पहुंचे, मतलब मिसाइल जहां से दागी जा रही है और जिस चीज पर जानी चाहिए, जो उसके करेक्ट टारगेट को जो हिट करती है, उसको बैलिस्टिक कहा जाता है। तो यहां पर क्या है, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है, कहां पर, चंडीगढ़ में है। इसके बाद आप देखिए, ये यहां पर बात करते हैं, दिस इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका पुणे को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो पुणे में क्या है, तो पुणे में आप देखेंगे तो क्या है, आर्मामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो यहां पर जो भी आर्म्स एम्यूनिशंस बनते हैं, जो भी आपका क्या बनता है, तो ये आर्मामेंट जो होते हैं उनके ऊपर काम करता है। तो ये देखिए, तो ये जो है पुणे में है। तो एक यूनिट इसकी चंडीगढ़ में है जहां बैलिस्टिक का काम होता है, आर्मामेंट का काम पुणे में होता है। इसके अलावा ये तेलंगाना है। तो तेलंगाना में अगर हम देखें तो हैदराबाद आ जाता है। तो यहां पर क्या है, तो यहां एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस है, जिसको अनुराग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुराग नाम की लैब जो है डीआरडीओ की कहां पर है, तो वो आपका तेलंगाना के हैदराबाद में। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जब से 2014 से आपका तेलंगाना बन गया है, तो ये अनुराग जो है हैदराबाद में आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, दिस इज कर्नाटका। अब कर्नाटका में आपको 2 यूनिट्स मिलेगी, एक है बेंगलुरु में और एक जो है आपका मैसूर में। तो ये 2 यूनिट्स बहुत ही अच्छे से आपको याद रखनी है। एक बेंगलुरु में है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं और भी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई। सेंटर फॉर अर्बन सिस्टम, जो सेंटर फॉर अर्बन सिस्टम है, उसका जो प्लांट है बेंगलुरु में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में नहीं है, ये चीज याद रखिए। कई चीजों के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, लेकिन इसका जो डीआरडीओ भवन है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये जो है इसका सेंटर फॉर अर्बन सिस्टम और डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, फूड रिसर्च लेबोरेटरी पर भी काम करता है, तो ये मैसूर में है। इसके अलावा यहां पर आपको 2 और दिख रहे हैं, एक लिखा है हैदराबाद। तो हैदराबाद में मैंने आपको ये बताया अनुराग तो है, साथ साथ क्या है, तो यहां पर आपका एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी और एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये बेंगलुरु में है। इसके अलावा जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में है। तो आपका तेलंगाना के अंदर जो हमने यहां पर देखा कि तेलंगाना के अंदर 2 चीजें हैं, एक एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है और दूसरा अनुराग है। इसके अलावा जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर एक आपका सेंटर फॉर एडवांसमेंट जो अर्बन सिस्टम है, इसके अलावा एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर दिख रहा है ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के अंदर कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ये चेन्नई के अंदर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश में भी एक यूनिट है जिसको कहा जाता है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आगरा में है। तो इसकी एक यूनिट आगरा में, एक चंडीगढ़ में, एक पुणे में, इसके अलावा हैदराबाद में अनुराग, हैदराबाद में ही दूसरी यूनिट जो है जिसको कहा जाता है एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। 2 यूनिट्स इसकी बेंगलुरु में है, जिसमें बेंगलुरु में एक एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट है और दूसरा जो है अर्बन डेवलपमेंट है। इसके अलावा मैसूर में है फूड कॉर्पोरेशन वाला। इसके अलावा जो है आपका यहां पर ये चेन्नई में है जिसको कॉम्बैट व्हीकल कहा जाता है, और एरियल डिलीवरी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में है। तो मेजर तो देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया कि इसकी टोटल 52 लेबोरेटरीज हैं, लेकिन सारी की सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां मैंने जो बताई है आपका पुणे वाली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर और आगरा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज की बात करी है। इसके अलावा पता ही आपको 1958 में डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में जी सतीश रेड्डी वर्तमान में ये है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है किस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में और भी टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में। इसके अलावा इसके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके मेजर प्रोजेक्ट्स में ये नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी प्रोग्राम के पीछे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इनके बारे में देख लीजिए कि ये जो आईजीएमडी प्लान है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, गाइडेड मिसाइल्स का मतलब कि जिनको आप बेसिकली गाइड करें और उससे आपका टारगेट हिट करें। तो आईजीएमडी प्लान के अंदर बहुत सारी मिसाइल्स को डेवलपमेंट किया गया है, चाहे अग्नि की बात करें, त्रिशूल की बात करें, ये सारी चीजें। और ये जो है इस प्रोग्राम के पीछे जो 1983 के बाद ये प्रोग्राम चालू किया गया था, तो ये जो है 58 में तो डीआरडीओ बन गया, लेकिन आईजीएमडीपी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स को देखेंगे। इसके अलावा रडार, टैंक्स, ये सारी चीजें बनाना। तीसरा जो है प्लान्ड मिशंस को
ये कवर करना। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिए। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज है। तो देखा जाए तो भाई जो मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था IGMDP, ये कब किया गया था? तो 1982-83 में ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया, और इसमें था कि मिसाइल प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मतलब क्या है? तो 1982-83 में स्टैब्लिश बाय APJ अब्दुल कलाम, ऑब्जेक्टिव टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। जो आत्मनिर्भरता, आज आप बहुत ज्यादा वर्ड सुनते हैं, ये जो है APJ अब्दुल कलाम ने इनपुट किया कि भाई हमारे इंडिया के पास भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कभी हम रशिया के पास जाते, कभी USA के पास जाते, USA ने कई जगहों पे हमें जो है टेक्नोलॉजी देने को मना किया, और साथ साथ रशिया को भी मना किया कि वो इंडिया को सपोर्ट ना करे। तो ऐसी कई इंसिडेंट्स हुई। तो उसके बाद जो है 1982-83 में APJ अब्दुल कलाम ने यहां पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि इंडिया ही इसमें सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करेगा, और हमने किया भी। और अंडर दिस द नीड टू डेवलप 5 मिसाइल सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड, और इसमें जो है इसके तहत जो IGMD प्लान था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी बात कर रहा हूं, इसके तहत 5 मिसाइल सिस्टम विकसित करने की जरूरत को पहचाना गया। और जो IGMD था, तो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम्स वाज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जुलाई 1983। ये डेट याद रख लीजिए, IGMT 26 जुलाई 1983 को जो है एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया। तो IGMT को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, और इट हैज गैदर्ड द नेशंस साइंटिफिक कम्युनिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, R&D लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज एंड 3 डिफेंस सर्विसेज टू शेप स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। अब मतलब कि क्या किया गया, इसमें कोई एक व्यक्ति का थॉट प्रोसेस नहीं लिया गया, इसमें सारे चीजों को मिला जुलाकर किया गया। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब सारी चीजों को जोड़ना। इंटीग्रल जो पार्ट है, तो इसमें डिफेंस सिस्टम को केवल नहीं है, इसमें इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, एयर फोर्स को भी मिलाया गया, साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के भी इनपुट्स लिए गए। तो यहां पर देखेंगे इसने देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों, 3 रक्षा सेवाओं को रणनीतिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का आकार देने के लिए इकट्ठा किया गया। तो ये पूरे लोगों के इनपुट्स लिए गए और सभी के लिए ये डेवलपमेंट किया गया है। तो इसमें जो है आपका बहुत सारी मिसाइल्स को डेवलप किया गया है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग है। कौन कौन सी है? तो पृथ्वी है, अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल ऑफ सरफेस टू सरफेस, ये सतह से सतह मार करने वाली सक्षम है। इसके बारे में हम डिटेल में और भी बातें करेंगे। इसके अलावा अग्नि की बात करें, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस हिट करती है। ये जो है मध्यम दूरी है, ये छोटी दूरी की है, ये शॉर्ट रेंज है पृथ्वी, अग्नि जो है मीडियम रेंज है। तो यहां पर देख रहे होंगे ये भी सतह से सतह है। सबसे मेन चीज आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि भाई ये मिसाइल का टाइप कैसा है। तो मिसाइल का टाइप आपको पता होना चाहिए, सरफेस टू सरफेस, मतलब ये सरफेस से ही चलाई जाएगी, कहां पर? सरफेस पर ही चलाई जाएगी। तो सरफेस टू सरफेस है, लेकिन रेंज पर ध्यान देना है। शॉर्ट रेंज जो है, छोटी दूरी वाली कौन सी है? तो पृथ्वी है। लेकिन मीडियम में कौन आ जाएगा? अग्नि आ जाएगा, और ये भी किसके अंदर है? सरफेस टू सरफेस है। तीसरी अगर हम बात करें, त्रिशूल है। त्रिशूल भी कैसी है? शॉर्ट रेंज है, छोटी दूरी की मिसाइल है जो सतह से आसमान तक मार करने में सक्षम है। मतलब यहां पर हम सरफेस से कहां पर जा रहे हैं? एयर में जा रहे हैं। तो देखिए 2 हो गई सरफेस टू सरफेस, कौन कौन सी? तो सबसे पहले पृथ्वी और दूसरी अग्नि। पृथ्वी और अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी से तो आप समझ ही सकते हैं कि पृथ्वी तो पृथ्वी पर ही रहेगी, और अग्नि जो है वो भी पृथ्वी पर ही रहेगी, मतलब आपका सरफेस टू सरफेस है। तीसरा जो है त्रिशूल। अब त्रिशूल अगर आपने देखा होगा तो त्रिशूल जो होता है बेसिकली किसी भी लैंड सरफेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका ऊपरी पार्ट तो हवा में है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये सरफेस टू क्या होगा? एयर होगा। लेकिन रेंज कैसी होगी? तो शॉर्ट रेंज होगी, छोटी दूरी होगी। तो एक आपने सबसे पहले शॉर्ट रेंज की बात करी, तो शॉर्ट रेंज में क्या आ गया? आपका पृथ्वी आ गई। शॉर्ट रेंज पृथ्वी है, छोटी दूरी है, सतह से सतह करेगी। फिर हमने बात करी किसकी? हमने सेकंड बात करी अग्नि की। तो अग्नि क्या है? अग्नि भी मीडियम रेंज है, और आपका कहां से कहां चलेगी? सरफेस टू सरफेस ही। तीसरी बात कर रहे हैं त्रिशूल की, शॉर्ट रेंज है लेकिन सरफेस टू एयर। इसके बाद चौथी है आकाश। आकाश मीडियम रेंज है, और ये जो है सरफेस टू स्काई है, ये भी क्या है? मीडियम रेंज है। जैसे कि हमने यहां पर शॉर्ट रेंज बात करी, ये मीडियम रेंज बात करी, तो त्रिशूल शॉर्ट रेंज हो गई। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आकाश की, तो आकाश जो है मीडियम रेंज है और सरफेस टू स्काई है, ये भी सतह से आसमान को मारने में सक्षम है।
तो आपने 4 मिसाइल्स सबसे पहले IGMT के 5 प्रोजेक्ट्स में से पहला क्या देखा? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अग्नि, अग्नि के बाद त्रिशूल, त्रिशूल के बाद आकाश। तो 4 याद हो गए आपको। पहला पृथ्वी में क्या बताया? शॉर्ट रेंज, सरफेस टू सरफेस। फिर क्या बात करी हमने? तो फिर सेकेंड नंबर पे बात करी हमने अग्नि की। अग्नि क्या है? मीडियम रेंज, सरफेस टू सरफेस। फिर बात करी त्रिशूल की, ये शॉर्ट रेंज है लेकिन ये सरफेस टू एयर है। फिर आकाश की बात करी, ये मीडियम रेंज है, ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू स्काई है। और लास्ट बात करते हैं नाग की। ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। ये तीसरी पीढ़ी का टैंक रोधी मिसाइल है। जो टैंक्स आते हैं उनको जो है ये डिकम्पोज करने में, उनको पूरी तरह से आपका उनका जो है नेस्तनाबूद करने के लिए ये काम आएगी, मतलब डिस्ट्रक्शन कर देगी। किसका? टैंक्स का। टैंक मिसाइल जो होती है उनके लिए ये है, एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये 5 प्रोग्राम IGMT के अंदर हैं। और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, जैसे कि ब्रह्मोस वगैरह सुनी होगी आपने, तो वो किस पे चलती हैं? रैम जेट क्या होता है, स्क्रैम जेट क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे हैं। लेकिन आज जो हमने देखा वो DRDO की कुछ चीजें देखी कि DRDO को स्टैब्लिश कब किया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका जो हेडक्वार्टर है DRDO भवन जो न्यू दिल्ली में है, उसके बारे में बात करी। किस किस डिपार्टमेंट को मिलाकर DRDO बनाया गया, उस पर बात करी। 1982-83 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में एक प्रोग्राम चालू किया गया जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था, जिसमें 5 मिसाइल्स जो हैं बहुत फेमस हैं आपकी। सबसे पहले पृथ्वी देखी, फिर अग्नि देखी, त्रिशूल देखी, आकाश देखी और लास्ट नाग देखी। तो इतनी चीजें आपको समझने आई होंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कोई तरह के आपके डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। कोई भी और तरीके की बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।